और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिका और ईरान के बीच आज शांति वार्ता होगी। इस्लामाबाद के सेरेना होटल में ये शांति बातचीत होनी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे। इशाक डार, आसिम मुनीर ने जेडी वेंस का स्वागत किया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। तो इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है। तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला यहां पर लिया गया है। तो अमेरिका के साथ प्रस्तावित वार्ता से पहले जो है ईरान का डेलीगेशन देर रात पाकिस्तान पहुंच चुका है। 71 लोगों के डेलीगेशन ईरान के विदेश मंत्री और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इस बातचीत में टीम की अगुवाई ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ये अहम बैठक इस्लामाबाद में होगी और इस पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत से पहले ईरान को धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान के पास थोड़े समय के लिए समुद्री रास्तों पर जबरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई और दाव नहीं है। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि वे इसलिए जिंदा है ताकि बातचीत कर सके। प्रॉक्स चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज महत्वपूर्ण बातचीत होनी है इस्लामाबाद में, तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट सबसे पहले? अगुवाई में जो प्रतिनिधि मंडल है अमेरिका का वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद और इशाक डार और आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया है। और कुछ देर बाद ईरान से बातचीत से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी और शांति वार्ता से पहले। और ऐसा ही ईरानी जो प्रतिनिधि मंडल देर शाम पहुंचा था उनकी आसिम मुनीर से पहले बातचीत हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है और कुछ देर बाद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी। जब दोनों ही प्रतिनिधि मंडल शहबाज शरीफ से मिल लेंगे उसके बाद पीस टॉक होगी। दोनों ही टेबल पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे क्या क्या डिस्कशन है, क्या शर्तें ईरान रख रहा है, क्या शर्तें अमेरिका रख रहा है। दोनों के बीच में वार्ता होगी और पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, हर देश की नजर टिकी हुई है कि ये जो वार्ता होने वाली है आखिर इस पर सहमति बनेगी या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कह दिया है शब्दों के अंदर कि अगर आज वार्ता विफल रहती है तो इसके बाद सैन्य टकराव के लिए तैयार रहे ईरान, सैन्य कार्रवाई अमेरिका करेगा। ये क्लियर कर दिया है। स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर भी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि हर हालात में ईरान को वो खोलना होगा बिना किसी टैक्स के, यानी कि आप किसी से भी टैक्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जिससे 22% कच्चा तेल और गैस वहां से इंपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में कई देश इससे इफेक्टेड हो रहे थे, अमेरिका के पास पहुंचे थे कई देश। पहले भी हमने देखा था कि जब ये तनाव बना हुआ था उस समय कई देश अमेरिका के पास पहुंचे भी थे, कई देशों के बयान भी सामने आए थे। तो हालांकि अमेरिका ने अब स्पष्ट कर दिया है, पूरा जेडी वेंस इसीलिए वहां पर पहुंचे हैं, उनके प्रतिनिधित्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है इस्लामाबाद की वार्ता सफल रहे यही कोशिश ईरान की तरफ से भी रहेगी और अमेरिका की तरफ से रहेगी। लेकिन शर्तें ईरान ने भी रख दी है कि लेबनान पर जिस तरीके का अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है तो उसको उस पर सीज फायर होना चाहिए, उसके बाद ही ये बैठक सफल हो सकती है। बिल्कुल प्रॉक्स चौधरी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्या दोनों देश एक दूसरे देशों की जो मांग है, जो शर्तें हैं, वो पूरी तरीके से मांग लेंगे? क्योंकि अपनी अपनी बात पर दोनों देश अड़े हुए हैं इस समय। बिल्कुल, देखिए दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। यही कारण है कि ये चर्चा के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जब सीज फायर हुआ 40वें दिन, जब दोनों ही ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हुआ था, तो उसके बाद किसी ने भी एक दूसरे पर किसी तरह का कोई भी अटैक नहीं किया। लेकिन इजराइल ने जो अटैक किया था उसके बाद ईरान गुस्से में था, ईरान की तरफ से जवाब भी दिया गया। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया कि अगर इजराइल के साथ तेहरान और लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तो ये पीस टॉक नहीं होगी। यानी कि ईरान ने पहले ही शर्त रख दी है कि पीस टॉक हो तो इजराइल के साथ भी हो, तभी ये चर्चा करने का कोई औचित्य बैठता है। यही कारण है कि अब किसी तरह कोई अटैक्स की खबरें सामने नहीं आ रही है।
आने वाले दिन में हम ये भी देख सकते हैं कि इजराइल के साथ भी सीज फायर हो सकता है। यही ठीक कुछ है। शर्तें हैं कि ईरान चाहता है कि सीज फायर हो तो हर ठीक मुद्दे पर है, हो। ठीक है प्रॉक और चौधरी, मैं आपके अमेरिका पास भी ये वापस चाहता है। लौटूंगी। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप हमारे साथ फिलहाल के लिए बने रहिए। यूके देवनाथ, रिटायर्ड कैप्टन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर आपका। सर, जैसे कि देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जो है ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, शांति वार्ता, लेकिन आप इस मीटिंग को कैसे देख पा रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में होनी है दोनों देशों के बीच? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये मीटिंग हो रही है तो बहुत बड़ी कामयाबी समझनी चाहिए। जी कामयाबी ये है कि कम से कम एक मीटिंग हो रही है। 40 दिन की लड़ाई के बाद अब एक छोटी सी शुरुआत हुई है। फिलहाल अमेरिका या इजराइल ईरान के ऊपर बमबारी नहीं कर रहे। फिलहाल ईरान भी इजराइल के ऊपर या गल्फ देशों या मिसाइल फायर नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद अगला कदम जो है वो आज पूरा ध्यान इस पे जाएगा कि इजराइल जो है लगातार अभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में घुस घुस कर हमले कर रहा है, और इसीलिए ईरान ने कहा है कि वह इस सीज फायर टॉक्स में थोड़ा शायद नाराज है। ये नाराजगी को दिखाते हुए पिछले 24 घंटे से ईरान ने जो गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज को बंद किया हुआ है ईरान ने। तो आज जो बातचीत होनी है उसमें ऐसे तो देखा जाए 10 पॉइंट ईरान की तरफ से दिए गए हैं, 15 पॉइंट अमेरिका की तरफ से दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही मुद्दा आज सबसे पहले सॉल्व करना है। वो ये है कि इजराइल जो है वो बमबारी बंद करे हिजबुल्लाह के ऊपर। और यह कैसे होगा? अमेरिका को ही बोलना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि वो फिलहाल हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करे। उसके बाद ईरान ने कहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल देगा। तो आज अगर ये दो चीजें हो जाएं, नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल के इजराइल की जो बमबारी हो रही है हिजबुल्लाह उसको रोक दें, और नंबर 2 ईरान ने फिर शाम होते होते डिक्लेयर कर देना है कि उसने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। तो कामयाबी आज के लिए सिर्फ एक यही कामयाबी जरूरी है। बाकी जो 10 पॉइंट यहाँ के 15 पॉइंट वहां के वो तो बाद में भी डिस्कस हो सकते हैं। जी ठीक है प्रॉक चौधरी सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रॉक चौधरी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी भी बंद है और कब तक खुलेगा इसको लेकर कोई फिलहाल कोई जानकारी निकलकर नहीं सामने आई है, लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि अच्छी बात है कि मीटिंग हो रही है फाइनली 40 दिन बाद। क्योंकि 40 दिन तक ये जो तनाव हुआ, हजारों लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको लेकर ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि चाहे वार्ता हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेट हॉर्मुज खुलकर रहेगा। आप इसी शब्दों से लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है, लेकिन ईरान भी अपने शर्तों पर पूरे तरीके से अड़िग है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जब तक इजराइल अटैक्स करना बंद नहीं करेगा हिजबुल्लाह पर, तब तक ये वार्ता सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए बार बार यही चेताता ईरान नजर आ रहा है। आज की जो वार्ता थी मेनली 3 चीजों पर डिस्कशन थी, चाहे वो परमाणु हो ईरान के, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, और जिस तरीके का ये तनाव अभी भी इजराइल की तरफ से बनाया हुआ है, अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं। अगर इन तीनों पर सफल चर्चा होती है और कोई सहमति बनती है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो कुछ शाम तक, जैसा कि गेस्ट ने बताया कि शाम तक ये खबरें को सुनने को मिलेगी कि ईरान ये कहता नजर आएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है। तो बिल्कुल प्रॉक चौधरी, क्योंकि कोशिश तो लगातार यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये वार्ता जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो, कुछ कंक्लूजन यहाँ पर निकले। को बता दें कि मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही कोई निष्कर्ष सामने निकल सकता है। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और ईरान की तरफ से अपने अपने स्तर पर यहाँ पर शर्तें रख दी गई है।
यानी कि 10 बिंदुओं का प्रस्ताव जो है ईरान की तरफ से रखा गया, 15 बिंदुओं का प्रस्ताव अमेरिका पहले ही रख चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों देश एक दूसरे की जो शर्तें हैं वो मानेंगे या फिर नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी अब बयान सामने आ चुका है। एक तरीके से कह सकते हैं चेतावनी एक बार फिर से जारी की जा चुकी है, लेकिन क्या ये चेतावनी उतनी प्रभावी होगी, उसका असर क्या इस मीटिंग पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिन का जो सीज फायर है वो हो चुका है और उसके बाद जो है अब मीटिंग का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन इस्लामाबाद में एक मीटिंग और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में भी मीटिंग होनी है। और साथ ही साथ अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ पहले से ही बने हुए हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष अग्रवाल जी, रिटायर्ड कर्नल। बहुत बहुत स्वागत है मिच वन न्यूज पर आपका सर। जय हिंद, जय हिंद। पीयूष जी, सबसे पहले अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यूके देवनाथ जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब देखिए सर ने बताया कि मीटिंग होना बहुत जरूरी था, 40 दिन बाद सही, लेकिन मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि आखिरकार ऐसे देश में ये मीटिंग हो रही है जो खुद शांति का प्रतीक है, जहां पर सबसे ज्यादा टेररिज्म देखने को मिलता है, अशांति सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, तो इस्लामाबाद ही क्यों चुना गया? देखिए, इस्लामाबाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस वजह से शायद चुना है क्योंकि हमेशा से पिछले कुछ महीनों से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बिल्कुल उनके पालतू हेड ऑफ स्टेट की तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आसपास घूम रहे थे और उनको कुछ रिकॉग्निशन चाहिए था। और ये एक कई मीडिया हाउसेज और कई एनालिस्ट ने यहां तक कि पाकिस्तान को दलाल देश का भी तमगा लगा दिया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि एक अमेरिकन सीनियर लीडर ने ये स्टेटमेंट तक कहा कि ये पाकिस्तान को इस मीडिएटर बनाने का मतलब ये है जैसे किसी पिक पॉकेट, जेब कतरे के हाथ में आप अपना पर्स थमा दें और अपने जूते के फीते बांधना शुरू कर दें। तो आप ये समझिए कि कितना ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर है दोनों देशों का, ईरान का भी और अमेरिका का। इजराइल ने तो वैसे ही बोल दिया कि हम इस वार्ता का जो आउटकम आएगा उसमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे। जो मीटिंग हो रही है उसमें CIA के लोग भी आए हुए हैं, JD वांस, और ये इस्लामाबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह है मुर्री, वहां पर ये मरी या मुर्री MURRE दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वहां पर इसकी ये मीटिंग हो रही है। आउटकम क्या होने वाला है, इसमें दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट का डेफिसिट है, यानी कि दोनों एक दूसरे को बहुत पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हमारे पास जो ये 10 सूत्री है, 10 पॉइंट का जो हमारा पीस का जो एजेंडा इस्लामाबाद ने दिया था उसमें लेबनान भी इंक्लूडेड था, लेकिन जो अमेरिका को दिया गया उसमें लेबनान को आउट कर दिया गया कि लेबनान वाज नेवर ए पार्ट ऑफ पीस डील या सीज फायर, मतलब कि लेबनान को हम उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। और उसका रिजल्ट ये रहा कि 312 लोग, 250 जिसमें पहले दिन की स्ट्राइक में टोटल 312 लोग मारे गए इजराइल के हमले में। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद या शहबाज शरीफ और उनके मुनीर दोनों की जो उन्होंने ये हरकत करी है कि दोनों तरफ का जो डॉक्यूमेंट है उसमें हेर फेर करा, इससे एक डिस्ट्रस्ट की जरूर। लेकिन बात यह है कि कम से कम कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुल रहा है। बातचीत का रास्ता खुले बगैर कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सीज फायर है ये बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर है और इस सीज फायर में इजराइल का एक भी एक्शन किसी भी हुतीज के खिलाफ, हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास तो अब शायद मोर और लेस फिनिश्ड है, या ईरान के खिलाफ कोई भी एक एक्शन इस फ्रेजाइल जो ये 2 हफ्तों का सीज फायर है जिसमें 2 दिन निकल चुके हैं, ये धाराशायी हो सकता है। और ये बहुत जरूरी है, ये जो दोनों देश हैं ये बहुत एक मैच्योर्ड नेशन की तरह से मिले और इस्लामाबाद को सिर्फ और सिर्फ उतना ही तवज्जो दें, उतनी ही अहमियत दें जिसकी उसको हम कहें सीधी भाषा में जिसकी वो औकात है उसकी, तो उतनी ही उसको तवज्जो देना है। बाकी दोनों देश मैच्योर्ड कंट्रीज की तरह से बिहेव करें। अमेरिका सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ईरान ने प्रूव कर दिया है अभी हाल फिलहाल की वो भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और दोनों को एक रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज के तरह से टेबल के ऊपर आकर अपने मुद्दे सुलझाएं।
जो भी हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को है, और अमेरिका को तो पीछे हटना ही पड़ेगा इस पूरे के पूरे। मतलब अब अमेरिका ये कहे कि मैं इसमें विजेता रहा हूं या ये युद्ध मैंने जीत लिया है, तो मैं अमेरिका को मानना पड़ेगा कि नहीं, आपको 2 कदम आपको पीछे हटना है, 2 कदम ईरान को पीछे हटना है, तभी टेबल पर कोई ना कोई सुलझाव या कोई ना कोई सीज फायर का रिजल्ट आएगा। जी जी। देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि सर ने बताया है कि दोनों देशों को एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं इस मामले का कंक्लूजन निकल कर सामने आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका के रोल की, तो अमेरिका का रोल क्या इसमें रेलिवेंट है, क्या जरूरी है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो वॉर है कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच की है। जी हाँ, अमेरिका का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर बात है 40 साल से जो बमबारी 40 दिन से जो बमबारी हो रही थी, अमेरिका ही कर रहा था। जी। दूसरी बात है, अगर आप इस मीटिंग में देखें तो इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इजराइल की बात कौन कह रहा है, इजराइल के जितने भी मुद्दे हैं वो क्योंकि इजराइल खुद तो इस मीटिंग में आया नहीं है, पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और इजराइल की कोई एम्बेसी पाकिस्तान में है नहीं। तो इजराइल का जो कंसर्न है या इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी अमेरिका रख रहा है। तीसरी बात है गल्फ कंट्रीज, ये जो लड़ाई हो रही है इसमें ईरान कह रहा है कि उसको मजबूरी में गल्फ कंट्रीज पर हमला करना पड़ा। जी। तो गल्फ कंट्रीज जो थोड़ा ईरान के हमले से हैरान है, परेशान है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो नजरिया है इस मीटिंग में कौन रखेगा? अमेरिका ही रखेगा। तो अमेरिका का रोल इस मीटिंग में बहुत बड़ा है। एक लास्ट चीज बताता हूं कि अब किसी को नेतन्याहू को पकड़ना पड़ेगा जोर से, और किसी एक देश को नेतन्याहू को बोलना पड़ेगा कि अब कुछ दिनों के लिए हिजबुल्लाह पर हमले बंद करो, रोक दो। तो ये कौन मुल्क है या जो कि नेतन्याहू को या इजराइल को जबरदस्ती काबू में ला सकता है कि वो हिजबुल्लाह पर कुछ दिनों के लिए हमले रोक दे? सिर्फ अमेरिका। देखिए, बस इतना अमेरिका कर दे कि नेतन्याहू को काबू में ला दे, आज कल परसों 3-4 दिन के लिए हिजबुल्लाह पर बमबारी रोक दे, आज शाम तक आप देखेंगे गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। उसके बाद जो बाकी पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन अगले 2 हफ्ते तक या 2 महीने तक चलती रहेगी। जी जी, ठीक है। पीयूष जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। जैसे कि देवनाथ सर ने बताया कि अमेरिका का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना भी ज़रूरी होता है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से पर्सनालिटी है, डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी, और कहते हैं कि अपना फ़ायदा देखने के लिए वो कोई ना कोई ऐसे बड़े स्टेप लेते हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए तो इलेक्शन भी है अमेरिका में, तो क्या लगता है आपको, एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है इस पूरे वॉर में? आपको लगता है? देखिए, जी, पॉपुलैरिटी तो डोनाल्ड ट्रंप की लोएस्ट एब पर है जी। तो उनके मिड टर्म पोल्स नवंबर में शेड्यूल्ड हैं। ऑलरेडी CNN का एक सर्वे आया था जिसमें उनको 15% लॉस है अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर। और पॉपुलैरिटी जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, जो अमेरिका के नागरिक हैं, वो डिसाइड करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स को लेकर। जी। अगर आप सिर्फ युद्ध में अमेरिका को झोंकते रहेंगे और अमेरिका की जो इस वक्त महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो डबल या बहुत बढ़ चुका है, 3.5%, जो अमेरिका के स्टैंडर्ड से, डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कि जो फेडरल उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो उनके ऊपर इन्फ्लेशन या उनके ऊपर जो वो है वो और बढ़ा दें। तो अमेरिका का जो डेट है वो भी 40 ट्रिलियन पहुंच चुका है। तीसरी चीज पेट्रो डॉलर पर चोट पहुंची है इस युद्ध से। ईरान ने कहा है कि मैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में $1 प्रति बैरल टोल वसूलूंगा, और वो युआन में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और इनफैक्ट युआन में प्रमोट कर रहा है कि युआन में मेरे को पेमेंट दिया जाए। उसके पीछे अगर आप थोड़ी सी सोच समझें कि युआन में लेकर वो अपना मिलिट्री आर्सेनल, जो उसका नुकसान हुआ है, जो उसके मिसाइल्स, जो उसके शायद ड्रोन्स, रॉकेट्स का जो है, वो सबसे पहले उसकी भरपाई करेगा, उसका अपना जखीरा, अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर को स्टॉकिंग करेगा, ताकि आगे कोई ईरान या इजराइल या अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा इस तरह की हरकत ना करे, या 14 दिन के बाद अगर सीज फायर कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचता है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास ने जो पिछले, जब से वो आए हैं 1.5-2 साल में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने की जगह नोबेल वॉर प्राइज मिले। नोबेल वॉर प्राइज अगर मिलता है उनको
तो वो उनको जी। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प की लोकल लेवल पर पॉपुलैरिटी पे एक चोट है। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका के अंदर मतलब करीब 8 मिलियन पीपल जो थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी उसके विरोध किया। आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेटो कंट्रीज बिल्कुल नहीं खड़े, यूरोप नहीं खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल कहने को है। और जैसे देवनाथ सर ने भी बताया कि इजराइल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर इजराइल कंट्रोल के बाहर रहा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ा स्पॉइल्ड स्पोर्ट जो होगा वो इजराइल ही प्रूव होगा, क्योंकि इजराइल के लिए दूसरी प्रॉब्लम है। उस नेतन्याहू को अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल देखना है युद्ध में रहकर, ना कि युद्ध खत्म करके। और इसलिए इजराइल अपना युद्ध जारी रखेगा, चाहे वो अभी थोड़े दिन के लिए अपनी हरकत कंट्रोल में ले आए, लेकिन उसको अपने सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल मोर देन एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल, उसके लिए इस वक्त वो ज्यादा अहम है। और यहां तक कि इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो इस तरह से अगर देखें तो ट्रंप की तो नीति यही रही है। उसने ईरान को सोचा था वेनेजुएला की तरह से वो हरकत करेगा, अभी उसने क्यूबा को भी एक अपने स्टेटमेंट में बोल दिया है कि हम क्यूबा के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ग्रीनलैंड उसके ऑलरेडी कार्ट में है। तो अगर ट्रंप थोड़ा सा मैच्योर्ड एक अमेरिका जैसे देश का जो राष्ट्रपति है वो एक्ट नहीं करेगा, तो देश अमेरिका के लिए खासतौर पर और दुनिया के लिए जनरली एक प्रॉब्लम तो है ही है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है। जी यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर हम देखते हैं अमेरिका और ईरान को, दोनों मैच्योर देश हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना क्या वैलिड लगता है आपको? जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखो कहीं तो एक अच्छी बात कह लें या पॉजिटिव बात कह लें कि बातचीत के लिए कोई तो मुल्क सामने आना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने कोशिश की मध्यस्थता करने की, सक्सेसफुल नहीं हुआ। मिस्र ने कोशिश की मध्यस्थता करने की, सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक समय ऐसा था जब ओमान ने पहले दौर और दूसरे दौर की बातचीत कराई थी, लेकिन अब ओमान खुद ही हमले में फंसा है। सऊदी भी सामने आ सकता था, लेकिन सऊदी पर भी ईरान ने हमले किए हैं। तो अभी अमेरिका ने शायद पाकिस्तान को इसलिए आगे कर दिया क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है, ईरान का पड़ोसी, जिसके ऊपर, और मुस्लिम देश, जिसके ऊपर अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया। तो क्योंकि बाकी सारे जितने मुस्लिम देश आसपास हैं गल्फ एरिया में, जो कि मध्यस्थता करा सकते थे, सब पर ईरान मिसाइलें दाग चुका है। तो पाकिस्तान की रिलायबिलिटी फैक्टर हमेशा शक में रहती है। लेकिन देखो, पाकिस्तान को अमेरिका जानता है कैसे काबू में रखना है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है इन दोनों को कैसे काबू में रखना है। दूसरी बात है कि उस तरफ इजराइल है। जाहिर बात है इजराइल और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेटिक संपर्क नहीं है, लेकिन इजराइल को भी मालूम है कि कम से कम इस बातचीत की वजह से अब ईरान इजराइल के ऊपर कोई मिसाइलें दाग नहीं रहा है। ईरान क्या वो पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता है? ईरान को पाकिस्तान पर या किसी भी दूसरे मुल्क पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की IRGC के जो टॉप जनरल्स हैं और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पेजेश्कियान राष्ट्रपति हैं, सबको मालूम है कि ईरान की लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटीज है, वो तो आस्ते आस्ते कम हो रही है। बिल्कुल। तो ईरान हमेशा के लिए तो लड़ना नहीं चाहेगा, बिल्कुल, ताकि ये लड़ाई अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक चले। तो ईरान को भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ हद तक भरोसा करना पड़ेगा। जी
बिल्कुल सर, क्योंकि ईरान की तरफ से पहले भी स्टेटमेंट आ चुका है कि वो महायुद्ध ये नहीं करना चाहते, वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने चाहते, लेकिन जिस तरीके से सामने से हमले हो रहे हैं उसका जवाब भी कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं और अधिकारों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन सर अब देखना होगा कि आखिरकार इस बातचीत का क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है, किस तरह की बातचीत होती है, क्या बेनतीजा रहेगी या फिर नहीं, दोनों देशों की तरफ से बातचीत जो शर्तें रखी गई है वो पूरी हो पाएंगी या फिर नहीं, दोनों देशों की तरफ से ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।